नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल राउंड हो गया। यह सत्ता का सेमीफाइनल राउंड था बीईएसटी, यानी कि बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की ही एक शाखा है, उसकी पतपेड़ी संस्था का चुनाव था। और इस चुनाव में लगभग 14,000 जितने मराठी वोटर थे। चुनाव के मैदान में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों ठाकरे बंधुओं ने मिलकर एक रणनीति के तहत तमाम 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2 पर मनसे ने चुनाव लड़ा, 19 पर यूबीटी सेना ने चुनाव लड़ा, बीजेपी ने अपना चुनाव अलग से लड़ा और शशांक राव, जो कि बीएमसी के मजदूर यूनियन चलाती है, उसने भी चुनाव लड़ा। शरद राव के बेटे हैं शशांक राव। शरद राव वही जो कई बार भूतकाल में मुंबई को बंद करवा चुके हैं, कद्दावर नेता मुंबई महानगर पालिका के माने जाते हैं। अब उनका निधन हो चुका है और चुनाव के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले आए। नतीजे इस प्रकार से रहे कि यूबीटी और राज ठाकरे, इनकी साझा युति को 21 में से एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी को 9 मिली और बची हुई 13 सीट जो है वो शशांक राव के खाते में गई। ये एक बड़ा डिजास्टर देखने मिल रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल राउंड में ठाकरे बंधु की हार हुई, इसे उस प्रकार से देखा जा रहा है। लेकिन जब इस बारे में संजय राउत इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये चुनाव वगैरह क्या है। और जब राज ठाकरे इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पता नहीं है ये क्या है। तो जीत गए तो ठाकरे बंधु का दम, हार गए तो हमें पता ही नहीं ये क्या है। कुछ इस तरह का माजरा रहा। और इस समय इस पूरे विषय पर मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए मौजूद है विशेष मेहमान अभिषेक पांडे जी। अभिषेक पांडे ये मुंबई में जाने माने पत्रकार हैं। मंत्रालय से लेकर मुंबई की सड़क तक हर जगह पर घूम घूम के रिपोर्टिंग कर चुके हैं। 1 दशक से ज्यादा उनका राष्ट्रीय चैनल पे काम करने का अनुभव है। और अभिषेक पांडे जी इस समय राष्ट्रीय चैनल के पूरे वेस्टर्न रीजन के हेड भी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी हमारी इस यूट्यूब चैनल के लिए। अभिषेक जी, आप सत्ता के सेमीफाइनल राउंड के नतीजे को कैसे देखते हैं? देखिए, सेमीफाइनल का जो राउंड है ना मयूर जी, इसको समझना होगा कि इसमें सीधे सीधे तौर पर मराठी की जो बात की जा रही थी, जो पिछले 3-4 महीने से जो हम देख रहे हैं, सड़कों पर मारपीट हो रहा है, सड़कों पर ये बोला जा रहा है मराठी नहीं बोलोगे तो आप मारे जाओगे। उसके बाद जब दोनों भाई इकट्ठा होते हैं तो पूरे महाराष्ट्र भर में जश्न मनाया जाता है कि ऐतिहासिक तौर पर ये सारी चीजें हुई। लेकिन महज कुछ दिनों के भीतर ही एक चुनाव होता है, बहुत छोटा चुनाव होता है, उसमें 14,000 के आसपास वोट है। उसमें से 83% वोट पड़ते हैं, टोटल 83% वोट पड़ते हैं। उस 83% वोट्स में एक भी पैनल अगर ठाकरे ब्रांड का नहीं चुन के आता है, जबकि उनकी सत्ता 25 साल से ज्यादा बीएमसी में रहती है और बीएमसी ही बेस्ट को होल्ड करती है, तो ऐसे में अगर नहीं जीत पाते हैं एक भी सीट, तो ये चौंकाने वाली बात है। और खास करके उनके उस ब्रांड या उस तमाम सारा जो स्लोगन्स था, उसको कहीं ना कहीं ये दरकिनार करते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि अब लोग इससे किनारा कर रहे हैं कि इसके बारे में पता नहीं है। अमूमन नेताओं में ऐसा होता रहा है कि जीते तो अपने सबसे सर्वोच्च नेता का नाम की बदौलत जीते और हारे तो किसी पर दूसरे पर बिल फाड़ने की। ये हर राजनीतिक पार्टियों की इस तरीके की चीजें रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की और इस क्रेडिट सोसाइटी से सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो निकली कि आप वहां पर सारे वोटर मराठी थे।
अगर मराठी वोटर्स आपको 25 साल सत्ता में रहने के बाद भी पसंद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ना आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करते रहे। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है जो आपके दर्शकों को बता दूं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ। मतलब आपने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। आपने कहा कि उत्तर भारतीयों को, गुजरातियों को, मारवाड़ियों को, नॉन मराठी लोगों को बुला करके चुनाव जीत रही है। यहां इसके ठीक उलट दोनों चीजें थी। ना तो आपके पास ईवीएम था और ना ही यहाँ कोई नॉर्थ इंडियन या कोई गुजराती मारवाड़ी वोटर था। उसके बाद भी अगर एक भी सीट नहीं जीतते हैं, बीजेपी भी नहीं जीतती है क्योंकि बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीतते हैं, शशांक राव का पैनल जीतता है। शशांक राव एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। शशांक राव को हम आप दोनों लोग कवर कर चुके हैं किस तरीके से उनका एक समीकरण रहा। जिस समय में जो टैक्सी यूनियंस और ऑटो रिक्शा यूनियन हुआ करता था, उस समय में एक तरफ शशांक राव का यूनियन हुआ करता था, तो दूसरी तरफ जो है वो क्वाड्रस का यूनियन था, बॉम्बे टैक्सीमैन यूनियन। बॉम्बे टैक्सीमैन यूनियन। और क्वाड्रस किसके दामाद हैं ये पूरे देश को पता है। तो ऐसे में अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं एक भी पैनल के हिसाब से, इसका मतलब है कि मतलब धूल चेहरे पे रही और हम आईना साफ करते रहे, आप दूसरे को पॉइंट आउट करते रहे, आपकी निजी खामियां जो अंदर थी। देखिए एक छोटी सी चीज और बताऊं आपके दर्शकों को, स्ट्रक्चरल ऑडिट ये लोग नहीं कर रहे हैं। हम बिल्डिंगों के स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं ना, 5 साल 10 साल बाद किसी बिल्डिंग का हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं कि ये बिल्डिंग रहने लायक है कि नहीं है, इसमें मरम्मत की जरूरत है कि नहीं है, इसकी चीजें क्या है। वैसे राजनीतिक पार्टियों को भी अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ेगा। आपको नीचे देखना पड़ेगा कि आपका जो शाखा प्रमुख है, आपका जो विभाग प्रमुख है, आपका जो यूनियन प्रमुख है, आपके जो उपनेता हैं, आपके जो नेता हैं, वो कंटिन्यू जनता के साथ टच में है कि नहीं है। कंटिन्यू जब से एक स्प्लिट हुआ शिंदे का और उद्धव का, स्प्लिट होने के बाद से किसी भी पार्टी का कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं है। सिर्फ कुल मिला के वही 6 चेहरे हैं, 5 चेहरे हैं, 10 चेहरे हैं, उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी। नए युवा जो आ रहे हैं, मराठी मानुस भी हम सबके टच में हैं, ऐसे मराठी लड़के, उनको भी तो राजनीतिक भविष्य तलाशना है ना। अब वहां पर नेता का बेटा अगर नेता होगा तो कार्यकर्ता का बेटा क्या होगा, कार्यकर्ता होगा। हाँ स्वीपर होगा, नहीं स्वीपर होगा, बड़ा पाव का स्टॉल चलाएगा, बड़ा पाव का स्टॉल चलाएगा, पार्किंग लॉट चलाएगा, हाँ तो न्यूज़पेपर का स्टॉल लगाएगा। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की जरूरत है किसी भी संस्थान में, किसी भी चीजों में। तो ऐसे में शिवसेना की या एमएनएस की दिक्कत ये हो गई है। देखिए आपने मराठी मानिस के मुद्दे पर 2009 में चुनाव लड़ा, आपने 13-14 विधायक लेकर आए, आपके नासिक की महानगर पालिका आपके कब्जे में है। उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हुआ मराठी वर्सेस नॉन मराठी के मुद्दे पर। डाउनफॉल होते होते आपकी एक कंडीशन ऐसी आ गई कि बाड़ा साहब के जाने के बाद लगा कि जो हिंदू हृदय सम्राट वाला जो एक वैक्यूम है वो आप भर सकते हैं। आपने 5-6 साल वो वैक्यूम भरने की कोशिश की, वही भगवा कपड़ा आपने पहना, वही सारी चीजें की। फिर अचानक आपको जो प्रयागराज में संगम हुआ उसका पानी खुजलीदार और बदबूदार लगने लगा। आपको हिंदू जो उत्सव हैं उसमें फूल महकने लगे, आपको बदबू आने लगी। देखिए ये सब चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका फिर मुद्दा आपने डाइवर्ट करके फिर वही मराठी मानुस पे लेके आ गए। मतलब लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, आप आगे बढ़ के फिर यूटर्न करने का प्रयत्न करते हैं। उसी कंडीशन में देखिए ये उदाहरण आपने जो आज सब्जेक्ट लिया है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये सिर्फ पदपेटी तक सीमित नहीं है, आप इसको समझिए। अगर आपको 14,000 मराठी आदमियों में भी एक आदमी चुन के नहीं देता है तो आप 13 करोड़ मराठी या महाराष्ट्र की जनता से एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि वो आपको चुन के देगा। नहीं सही बात है, लेकिन एक मुद्दा तभी भी बनता है
चलो पर्सपेक्टिव चेंज करें, इसी मुद्दे को लेकर हम ये पर्सपेक्टिव करें जो पर्सपेक्टिव इस समय हमारे सामने रखा है संजय राउत ने। कौन सा चुनाव, क्या चुनाव, पता नहीं है मुझे। राज ठाकरे इनका पर्सपेक्टिव लगे, ये सब लोकल चुनाव है, मुझे पता नहीं है, मैं देखता हूं। पल्ला झाड़ना, यही अगर चुनाव जीते होते तो पता नहीं अब तक कितना बड़ा उनका कार्यक्रम उन्होंने विजय समारोह का रखा हुआ होता। लेकिन खैर ये बात बगल में रख दें, तब भी उनका एक पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है उनके एंगल से कि ये बड़ा ही स्थानिक है। यहां पे कॉमन मैन वोट नहीं करता, यहां पे कॉमन मैन के साथ कोई संबंध नहीं है, यहां पे हमारी पार्टी की शाखा यूज नहीं होती, यहां पे हमारा पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की पतपेढ़ी संस्था का चुनाव था। ऐसे में इसको बीएमसी के ब्रैकेट में, चुनाव के ब्रैकेट में देखना गलत है। ये सत्ता का सेमीफाइनल नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं आपको देना चाह रहा था और आपने वही सवाल पूछा है। आप बताइए कि अगर वो कॉमन मैन का चुनाव नहीं था तो आपने लड़ा क्यों? आपने लड़ा क्यों और ज्वाइंट कोलैबोरेशन में क्यों लड़ा? अगर कॉमन मैन, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप सोसाइटी, बिल्डिंग की सोसाइटी का चुनाव हो रहा है, वहां आप लड़ेंगे। हर जगह आप नहीं लड़ सकते ना। आपकी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक तौर पर उसको लड़ेगी। अगर सोसाइटी का चुनाव था और यूनियंस के चुनाव थे तो यूनियन को लड़ने देते। आपने अगर चुनाव लड़ा वहां पर तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे थे। अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते तो आप पूरे महाराष्ट्र भर में ढिंढोरा पीटते कि देखा, मराठी मानुस जो है वो हमको पसंद करता है। अब आज के आप कह रहे हैं कि यहाँ शाखा इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ यूनियन तो आपका था ना। यूनियन इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? एयरपोर्ट पर कोई यूनियन है, एयरपोर्ट पे यूनियन है, आप भी जानते हैं इतने सालों से। तो एयरपोर्ट का यूनियन का जब चुनाव होता है, एयरपोर्ट पर यूनियन की बात आती है तो वहाँ वैसे ही होता है। वहाँ जब हुआ तब फ्लाइट बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, ठप, ये सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो यूनियन में आपकी भागीदारी तो है और पार्टी के तौर पर है। तो वातुक सेना है आपका एयरपोर्ट एम्प्लॉय सेना है। तो इस तरीके की अलग अलग आपके पास यूनियन है। तो यूनियन का काम यूनियन को करने देते हैं। लेकिन आपने कोलैबोरेशन करके, आपने देखिए, शशांक राव हो या क्वाड्रस हो, दोनों लोगों का वो पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। कहीं आपने देखा कि शशांक राव वो विधानसभा के लिए अपना किसी को उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं कहीं को? नहीं, लेकिन शरद राव, इन्होंने गोरेगांव से एनसीपी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हारे। उन्होंने विधानसभा पहुंचने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। मैं उसका उलट कह रहा हूँ, यूनियन की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति विशेष अलग है। किरण पावस्कर एमएलसी थे ना, एमएलए थे ना? हाँ, बिल्कुल थे। किरण तो कामगार सेना के थे, किरण पावस्कर कामगार सेना के। बिल्कुल, अध्यक्ष होना अलग चीज है, चुनाव जीतना अलग चीज है। लेकिन आपका यूनियन चुनाव में नहीं उतरता ना। ऐसा तो है नहीं कि जो शरद राव का यूनियन है या क्वाड्रस का यूनियन है, वो यूनियन अपना कैंडिडेट खड़ा करे कि भाई चलो मुंबई में 36 सीटें हैं, 15 सीटों पर यूनियन अपना कैंडिडेट। क्योंकि उन्होंने अपना एक लिमिटेशन बनाया। उन्होंने कहा कि हमको जिस यूनियन से जुड़े हैं या जो यूनियन का रेंज है उसी रेंज में रखना है। तो और पार्टियां क्या कर रही हैं, वो यूनियन ले आकर के यूनियन के जरिए चुनाव। ये कहीं ना कहीं तो टेस्ट था ना मयूर जी। ये मराठी मानुस के मुद्दे पर जो अब तक 4 महीने से मारा पीटा गया, लोगों को सड़कों पर कानून व्यवस्था हाथ में ली गई, उसके बाद ये टेस्ट किया गया। अगर ये चुनाव जीतते तो इसका असर ये होता कि इनको ये लगता कि, और ये पूरा ढिंढोरा पीटते, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेकर चलाते कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी में हमने चुनाव जीत लिया। वहां मराठी मानुस 14,000 थे, 14,000 में से 10,000, 12,000, 15,000 मराठी मानुस हमको वोट दिए। तो अब जब फेल हो गए तब इनको लगा कि वो कौन सा चुनाव है, क्या चुनाव है, क्या नहीं।
लेकिन ये कहीं ना कहीं टेस्ट है। वो ठीक वैसे तरीके से कहीं आप इलीगल कब्जा करने जाइए, वहां पहले आप मटका रख दीजिए या कहीं कुछ ऐसी चीज रख दीजिए, फिर लोगों का रिएक्शंस देखिए। अगर वो रिएक्शंस लोग इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां आगे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अगर किसी ने गड़बड़ कर दिया तो चुपचाप वहां से निकल लेने में भलाई। बराबर है, सही कहा। अब आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब विस्तार में बात करते हैं, आपने एक पर्सपेक्टिव समझाया। बताइए, आज सुबह से दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। चुनाव का रिजल्ट आया, 24 घंटे के भीतर राज ठाकरे, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग की। 45 मिनट तक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की राज ठाकरे ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को लेकर मैंने मीटिंग की थी, मेरा और कोई पॉलिटिक्स से संबंध नहीं है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे इनको फोन किया। माना जाता है कि सीपी राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, तो महाराष्ट्र के गवर्नर देश के उपराष्ट्रपति बनने चाहिए, इसको लेकर आप समर्थन दीजिए, ये मांग के लिए उन्होंने फोन किया था। लेकिन कॉमन मैन तो इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। कॉमन मैन कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आखिर ये चल क्या रहा है। कोई भी किसी से भी जाके मिलता है, कोई भी किसी से बात करता है, क्या समझा जाए इन सारी चीजों को? देखिए मयूर जी, दोनों चीजें जो महत्वपूर्ण है, दो पत्रकार अगर आपस में बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमने सामाजिक मुद्दों पर बात नहीं की, हम खाना खाए और सिर्फ आपका शर्ट कैसा है, दांत कैसा अच्छा है, नाक कैसा अच्छा है, शेविंग की नहीं, सिर्फ ये कह के निकल गए, नहीं, ये संभव है क्या? नहीं, संभव कैसे है? हो सकता है भैया? तो अब जब समझ लीजिए दो लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं और दोनों लोग अगर साथ में बैठ के और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो दो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता बैठ करके राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, ये हर कॉमन मैन के बीच में सवाल है ना। आपने जो खेती, देखिए किसान का काम क्या होता है? खेती करना, फसल उगाना, बेचना। मजदूर का काम क्या होता है? जो भी काम उसके पास है वो दिहाड़ी करना, दिहाड़ी करना। तो नेताओं का काम क्या है? पॉलिटिक्स करना। और दो नेता मिलते हैं और बोलते हैं कि हमने कुछ चर्चा नहीं की। बोलो। मतलब आपका कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। आपका जो बेसिक धंधा है, उस बेसिक धंधे पर भी आप बात नहीं करते हैं। हाँ, ये किसी को, कॉमन मैन को ये पचेगी क्या बात? ये बात अलग है कि फडणवीस ने फोन किया होगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि देखिए उसके पीछे का परसेप्शन फिर आपको बदल रहा है। फडणवीस के फोन करने के पीछे की वजह साफ है कि इस समय उद्धव ठाकरे कौन से अलायंस में है? यूपीए में। बिल्कुल, यूपीए का हिस्सा है और यूपीए का कैंडिडेट डिक्लेयर है। बराबर। तो ऐसे में यूपीए के कैंडिडेट को कम वोट पड़े और हमारे कैंडिडेट को ज्यादा वोट पड़े, इसलिए सेंटिमेंटली हर पार्टियां करती हैं। इसके पहले भी बाला साहब ठाकरे ने प्रतिभा पाटिल के समय में चुनाव में वोट किया था, बीजेपी के बिल्कुल, उम्मीदवार को वोट नहीं किया था। वोट किया था। सामना की पहली हेडलाइन थी, जय महाराष्ट्र, आमचा वोट मराठी माणूसाला। ये सामना की फर्स्ट हेडलाइन थी। बिल्कुल। तो ऐसे में आज राधाकृष्णन महाराष्ट्र से वोटिंग किए हैं, महाराष्ट्र के वोटिंग लिस्ट में वो हैं। अब सेंटिमेंटली बीजेपी कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे को डाइवर्ट करके राधाकृष्णन के साथ लेकर जाया जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो इनकी जो महाविकास अघाड़ी है उसमें भी थोड़ी फूट आएगी एंड यूपीए में भी फूट आएगी, क्योंकि यूपीए में एकजुटता नहीं दिखेगी। और उसका सीधे सीधे मकसद ये है कि आने वाली जो भी बिल्स है, कल ही अमित शाह ने कई सारे बिल्स संसद में पेश किए, जिसको जेपीसी को भेज दिया गया, तमाम सारे दूसरी चीजें हुई। उसमें जितना यूपीए कमजोर होगा किसी न किसी तरीके से, या यूपीए के भीतर आपसी मनमुटाव होगा,
उसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को और सरकार को होगा। तो अगर उद्धव ठाकरे फडणवीस के कहने पर वोट कन्वर्ट कर देते हैं तो यूपीए को की एकजुटता को धक्का लगेगा, राधाकृष्णन का वोट बढ़ेगा, और तीसरा इधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में एकजुटता है कि नहीं उसमें भी दिक्कत आएगी, और इधर एकनाथ शिंदे भी असहज महसूस करेंगे कि अगर उद्धव को फडणवीस ने फोन किया और वोट डाइवर्ट कर दिया तो इसका मतलब सब कुछ उनके लिए भविष्य में ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो हम समझ सकते हैं बीजेपी ने दांव चला, लेकिन जब राज ठाकरे जाकर मिलके आते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, तो मन सैनिक और शिव सैनिक के मन में तो सवाल उठेंगे ही कि ये चल क्या रहा है। देखिए, राज की इसी भूमिका की वजह से राज एक कॉरपोरेशन का चुनाव पिछले 10 सालों से नहीं जीते, ठीक इसी भूमिका की वजह से, क्योंकि आपको भूमिका अपनी तय करनी पड़ेगी। आप मराठी मानुस के साथ हैं, आप बिजनेसमैनों के साथ हैं, आप कॉमन मैन के साथ हैं, या आप अपनी पार्टी के साथ हैं। आप कभी बीजेपी को गाली देंगे, कभी गलबैया करेंगे, कभी उद्धव को गाली देंगे, कभी उनके साथ मंच पर नजर आएंगे, कभी शिंदे के साथ चाय पिएंगे तो कभी शिंदे को गाली देंगे, कभी एनसीपी को गाली देंगे तो शरद पवार के साथ मंच पर नजर आएंगे। ये जो चीजें हैं, देखिए कॉमन मैन बहुत ज्यादा राजनीतिक नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है क्या, फेथ किया जा सकता है क्या। आज राज ठाकरे जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉमन मैन या मराठी मानुस का विश्वास जीत पाए। आज 100 मराठी मानुस की बात करें, 100 में से 90 मराठी मानुस राज ठाकरे पर भरोसा नहीं करेगा कि राज कब कहाँ क्या पॉलिटिकल स्टंट बदल देंगे। हालांकि ये बात अलग है कि महाराष्ट्र की सियासत शरद पवार के समय से ही वैसे ही रही है कि वसंतराव नाईक के ऊपर शरद पवार ने भरोसा नहीं किया, पार्टी तोड़ दी, फिर 99 में क्या हुआ, फिर इधर देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया, इधर छगन भुजबल ने क्या किया, वो सब तोड़ने तोड़ना। लेकिन राज की पार्टी गठित होने के बाद राज का मुख्य एजेंडा क्या है, वो किसको न्याय दिलाना चाहते हैं। टोल नाका बंद हुआ क्या राज ठाकरे के कहने पर? नहीं। राज ठाकरे के कहने पर लाउड स्पीकर बंद हुए क्या? नहीं, वो किरीट सोमैया बंद करवा रहे हैं, गली गली में किरीट सोमैया बंद करा रहे हैं। तो राज ठाकरे लड़ाई किस बात के लिए लड़ रहे हैं? तो आज विश्वास की लड़ाई राज ठाकरे लड़ रहे हैं कि कॉमन के मैन के भीतर विश्वास जीता कैसे जाए। लेकिन जो लगातार उनका बदलाव है उससे कहीं ना कहीं एमएनएस के लोग तो कंफ्यूज ही है, कॉमन मराठी मैन भी कंफ्यूज है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं कि अपने लिए लड़ रहे हैं। चलिए अभिषेक जी, आपने हमारे साथ विस्तार में बात की। भारत एक्सप्रेस टेलीविजन चैनल के ये संपादक हैं, मुंबई के रेजिडेंट एडिटर हैं। आप हमारी चैनल पे आए और आपने विस्तार से पूरी महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके सभी दर्शकों को। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की राजनीति पर लेटेस्ट अपडेट। हमने आपको प्रॉमिस किया था मुंबई की राजनीति में कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे, और सत्ता का सेमीफाइनल हो गया। क्या रिजल्ट आया आपकी नजर के सामने। बहरहाल इस समय शिवसेना भवन के ठीक सामने बीजेपी ने बड़ा बैनर लगाया है, ठाकरे ब्रांड फेल। यह बैनर खिंचाने के लिए लगाया है उद्धव ठाकरे इन्हें, लेकिन असली खेल अभी भी होना बाकी है। सारे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि जब कभी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।